हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुके हैं आप लोगों के लिए टॉक ऑब्सेशन ऑफ साइको आशिक का नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। जारा लगातार अपने पैरों से कबीर को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो बच जाएगी कबीर से और शायद कबीर के हाथों वो छूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और जैसे ही अभी वो पीछे की तरफ गिरी थी, उसे लगा था कि वो जमीन पर जोर से गिरने वाली है, लेकिन वो तो जाकर के बेड पर गिरी थी, जिससे वो 2-3 बार हल्का हल्का जंप भी हो गई थी। वो बेड बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, जिसकी वजह से जारा को जरा भी चोट नहीं लगी थी। और जिस बेड पर वो इस वक्त लेटी हुई थी वो पूरी तरह से ब्लैक सिल्क बेडशीट था। अभी उसके हाथ जो कि इधर उधर जा पाते उससे पहले ही कबीर जो कि उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच कसते हुए कहते हैं, अब बुरी तरह से फंस चुकी हो, बचने का कोई तरीका नहीं है। तो जो कह रहा हूँ चुपचाप से बात सुन लो मेरी, इसी में भलाई है तुम्हारी। खामखा मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ करके अपना काम नहीं निकलवाना है। यह सुनकर के जारा जो कि अपने हाथों को बार बार इस वक्त कबीर के हाथों से छुड़ाते हुए कहती है, ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरे फंसने वाले हैं आप भी। पता भी है जारा ओबेरॉय को किडनैप किया है आपने, और मैं किसी ट्रैप में फंसने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। सीईओ हूँ कंपनी की। अगर सबको पता चलेगा ना कि आपने क्या किया मेरे साथ तो क्या हो जाएगा अगर सबको पता चल गया कि मैंने आपको किडनैप किया है तो? और पता भी कैसे चलेगा? ये सुनकर जारा कहती है, पता तो अब तक चल ही चुका होगा। जब पूरी मीडिया कबीर राशन के ऊपर थूकेगी ना तब समझ में आएगा। और मैंने ना इश्ताक को बोल रखा है, अगर मेरी जान को जरा भी कोई हानि पहुंचती है ना तो उसमें सबसे बड़ा रीजन आप होंगे। समझ में आया आपको? जारा को कभी सुनने की आदत नहीं थी। बचपन से ही उसके डैड ने उसे इस तरह से पाला था कि उसे हमेशा से इस बात का कॉन्फिडेंस था कि उसे कुछ नहीं होगा। हमेशा तो उसके डैड ही उसे प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन जब से उनके डैड कोमा में गए थे जारा का थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। लेकिन अब वो अचानक से न जाने कहां से निखरना शुरू हो गया था। और इस वक्त कबीर की सारी बातें उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। उसका बस चलता तो अभी वो कबीर राजन का खून कर देती। हाँ, वो बात अलग थी कि बेचारी का हाथ बंधा हुआ था कबीर के हाथों। कबीर उसके हाथ को छोड़ करके उसके कॉन्फिडेंस को देख करके हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं, दैट्स लाइक माई एरोगेंट जायरा ओबेरॉय। मैं तुम्हें ऐसा ही देखना चाहता हूँ, तभी तो मजा आएगा ना। क्योंकि जब तक शिकार खुद अपने हाथ पैर मार करके शिकारी को थोड़ा बहुत हर्ट ना करे तब तक शिकार करने का मजा कहाँ आता है। कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम्हारा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले डूबेगा। खैर, अभी कह रही यहीं पर बंद रहो, जब मेरा मूड होगा तब आऊंगा और जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और बाकी बात रही जहां तक मीडियाज की, मीडिया भी अपने कैमरा कबीर राजन को देखकर नीचे कर लेती है। किसी की हिम्मत नहीं है जो मुझे कैप्चर कर ले या मेरा नाम भी अपने हाथों से कहीं लिख सके बिना मेरी परमिशन के। तो अगर तुम उनसे कोई उम्मीद रख रही हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। तो मुझे गुस्सा तो मत ही दिलाना। और ये बोल करके वो वहां से जा चुके थे। जारा जो कि पहले तो जाकर के गेट पर अपने हाथ को जोर जोर से 3-4 बार मारी थी, लेकिन फिर उसे लगता है कि इससे वो अपने आप को और ज्यादा हर्ट ही करेगी। अगल बगल वो देखी थी, लेकिन कबीर ने उसके आंखों के सामने से उसके फोन को अपने पास रख लिया था और जारा को पता भी नहीं चला था, जिससे वो अपने सर पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, बेड़ा गरक हो, अब क्या करूंगी? इतना कॉन्फिडेंस में बोल तो दिया है कि बच जाऊंगी और उन्हें भी फंसा ही दूंगी, लेकिन कैसे? अब क्या करूं? इशिता, तू ही एक मेरी आखिरी सहारा है, मुझे बचा ले मोटी। अब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगी, नेटवर्क इशू भी तो है यहाँ पर। क्या करूं? भाग भी नहीं सकती वरना हाथ पैर तोड़ देंगे, और मैं बिना हाथ पैर के अच्छी नहीं लगूंगी। 1 मिनट, कभी कभी ना बिना कुछ किए भी बहुत कुछ हो जाता है। अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहती हूँ, दिमाग को ठंडा रखती हूँ ताकि कुछ ना कुछ सोच पाऊं। कम से कम इतना तो पता चल चुका है कि मेरा आखिर में दुश्मन है कौन। और अगर इतना पता चल चुका है तो कोई ना कोई रास्ता भी मैं निकाल ही लूंगी। ओके, काम डाउन, सांस लो। वो लगातार अपने दिमाग में यही सारी बातें घुमाई जा रही थी। क्या कर सकते वो मेरे साथ? ज्यादा से ज्यादा मेरी सारी प्रॉपर्टीज पर साइन करवा लेंगे,
और उसके बाद मुझे मारने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये शर्त रखवा लूंगी कि अगर मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो पहले मुझे छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद से ले जाएं प्रॉपर्टी, मैं दोबारा से खड़ी कर लूंगी अपने एम्पायर। लेकिन एक बार जान चली गई तो फिर मेरा क्या होगा? इसी तरह खुद से बातें करते करते अब वक्त बीतता जा रहा था और इसी तरह से अब 3 से 4 घंटे हो चुके थे। ज़ारा को अभी भी उम्मीद थी कि उसके चाचा आएंगे, जो कि उसे बहुत मानते थे और उसका बहुत ख्याल रखते थे जब से उसके पापा के साथ ये सारा हादसा हुआ था। और तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें आना शुरू हुई थी। वो बहुत ही दूर से आ रही आवाज़ थी, जिससे वो जैसे अभी बालकनी का दरवाज़ा खोलती है तो दरवाज़ा खुल गया था, जिसे देखकर ज़ारा हंसते हुए कहती है, हाँ, क्या गुंडा बनेंगे, बताओ, बालकनी का दरवाज़ा भी खुला रखा है, अब मैं चाहूंगी तो यहाँ से कूद नहीं चाहूंगी, बेवकूफ़ माफिया। और ये बोलकर वो बाहर की तरफ जैसे आई थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस वक्त उसके अंकल, जो कि बहुत सारी गाड़ियों के साथ वहां पर पहुंचे थे, और ज़ारा को लगता है कि बस अब है उसका टाइम। जैसा कि उसने बोला था कि कबीर रायचंद वाकई बहुत बड़ी दिक्कत में फंसने वाले हैं ज़ारा ओबेरॉय को किडनैप करने के बाद। ज़ारा जो खुद से बात करते हुए कहती है, लो, मैंने तो कहा ही था, और किडनैप करो मुझे, अब फंसे ना बुरे, अब समझ में आएगा कि ज़ारा ओबेरॉय क्यों कहलाती है। बड़े आए थे बेचारे। वो पूरे चौड़ में आ चुकी थी। उसे लग रहा था कि बस ये बाजी तो उसने जीत ही ली है और अब उसे कोई नहीं हरा सकता। और दरवाजे पर धीरे धीरे नॉक करते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज मी। डर गए क्या? दरवाजा खोलिए वरना वो लोग आपको भून कर रख देंगे। हेलो मिस्टर कबीर रायचंद। जैसे ही उसने इतना बोला था तभी बाहर से दरवाजा उसका खुल गया था और दरवाजे को वो बहुत झटके से खोलते हुए कहती है, क्या हुआ, डर लग रहा? लेकिन यहाँ पर तो इस वक्त तो कुछ काले कपड़ों में अजीब सा मास्क लगाए हुए कुछ बॉडीगार्ड्स थे, जो कि अपने हाथ में बड़े बड़े राइफल्स लिए हुए थे, जिसे देख करके जितना कॉन्फिडेंस अभी तक ज़ारा के अंदर आया था वो थोड़ी देर के लिए अपना थूक अटक करके अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है, लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर यह जाहिर नहीं होने देती कि उसकी कितनी बुरी तरह से फट रही है। वो एक गहरी सांस भरती और एक बार पीछे की तरफ देखते हुए कहती है, सांस लो, सब ठीक है, अब तो मेरे अंकल भी आ चुके हैं, अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। यस ज़ारा ओबेरॉय, दिस इज योर टाइम। और अभी जैसे ही वो अपने मेंशन के ठीक डोर स्टेप पर अपने कदम को आगे बढ़ाकर बाहर निकल पाती, उससे पहले ही पीछे से उसे कोई जोर से अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हैं? आपको किसने बोला बाहर जाने के लिए? खतरा है आपको और मैं आपको किसी खतरे में नहीं पड़ने दे सकता, बॉडीगार्ड हूँ आपका। तभी ज़ारा, जो कि टोन भरी आवाज में कहती है, याद आ गया आपको कि आप मेरे बॉडीगार्ड हैं, पर मुझे आपको ना अपनी लाइफ में लाना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। सही कह रही थी इशिता, पता नहीं क्यों आप पर भरोसा कर लिया मैंने। ये सुनकर अभी भी कबीर उसके ठीक पीछे ही खड़े थे और उसके कमर पर अपने हाथों को धीरे धीरे सहलाते हुए बड़े प्यार से अपने गाल को उसके गाल से टच कराते हुए कहते हैं, भरोसा तो करना ही था, मेरी प्लानिंग कभी फेल हो जाए ये पॉसिबल है क्या? तभी ज़ारा सामने की तरफ अपने हाथ को इशारा करके दिखाते हुए कहती है, वो दिख रही है, फौज आई है पूरी और वो मेरी प्लानिंग है। अब आप देखते हैं कितने हिम्मत वाले जो जाकर के उनके सामने कितने देर में अपने घुटने टेकेंगे। और ये बोल करके ज़ारा, जो कि बड़े एटीट्यूड से अपने चेहरे को अब कबीर की तरफ घुमा ली थी। कबीर उसके ठीक पीछे खड़े थे, मगर चेहरा अभी भी उनका ज़ारा की तरफ हल्का सा बेंड हुआ था और ज़ारा और कबीर के चेहरे में सब बहुत ज्यादा करीब आ गई थी। तभी पीछे से कोई अपना गला क्लियर करता है, बाहर चला, बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं, संभालने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी कबीर। जैसे ही आवाज ज़ारा को सुनाई दी थी, उसे थोड़ा तो जाना पहचाना आवाज लगा था, लेकिन फिर उस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने हाथ से बहुत बुरी तरह से वो कबीर के हाथ को छटकती थी, जो कि अभी तक उसके कमर पर था, और बाहर की तरफ निकलते हुए कहती है, अंकल मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे। लेकिन तभी पीछे से कबीर, जो कि उसके ठीक सामने आकर खड़े हो चुके थे, और एक आइविंग करते हुए कहते हैं, अभी मैं सुनता हूँ और अभी तुम मेरे साथ हो, अंकल को भूल जाओ ज़ारा मैडम। और ये बोलकर वो अपने हाथ में राइफल ले चुके थे और ज़ारा के सामने ही बहुत बुरी तरह से यहाँ पर सबको एक एक करके मारा जा रहा था। और जितने भी बॉडीगार्ड्स इस वक्त मर रहे थे, उसमें से कोई भी कबीर रायचंद का बॉडीगार्ड नहीं, बल्कि सबके सब उसके अंकल के ही अपने बॉडीगार्ड्स थे। और ये देख करके ज़ारा का मुंह धीरे धीरे करके अब फिर से चोखे की तरह बनना शुरू हो गया था। वो परेशान होते हुए कहती है, क्या यार,
मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं हो सकती। पूरे 25 लोग इस तरह मरते जा रहे हैं। अब ऑलमोस्ट सामने की तरफ से सारे बॉडीगार्ड्स ने अपने हाथों को खड़ा कर लिया था। तभी ज़ारा जो कि अपने अंकल की तरफ देखते हुए कहती है, आप चुप जाइए अंकल, आपको कुछ नहीं होना चाहिए, आप यहाँ क्यों आ गए? लेकिन तभी कबीर जो कि उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारे अंकल हैं? ज़ारा जो कि बहुत ही गुस्से से कबीर को अपनी आंखें छोटी करके देखते हुए अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मेरे अंकल हैं, लेकिन आप प्लीज उन्हें कुछ मत करिएगा। मैंने उन्हें फोन करके यहाँ पर बुलाया था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज। तभी कबीर जो कि अपने ठीक बगल वाले शख्स जो कि अभी तक उसने मास्क लगाया हुआ था उसको इशारा करते हुए कहते हैं, जाइए मेरे होने वाले फादर इन लॉ को बुला कर लाइए और बड़े इज्जत से लेकर आइएगा। जैसे ही ज़ारा ने फादर इन लॉ सुना था वो अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, आपको आहाना पसंद है? अगर आहाना पसंद है तो उसे किडनैप करना चाहिए था ना, मुझे क्यों कर दिया? अब जैसे ही ये कबीर ने सुना था वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? और इस सिचुएशन में भी तुम्हें डर नहीं लग रहा? इस तरह से बकवास किए जा रही हो? ज़ारा ये सुनकर कहती है, मैं और डरूंगी? नो वे। और जो आपने मेरे चाचा के बॉडीगार्ड्स के साथ किया है ना, अच्छा नहीं किया आपने, आपको इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी एक दिन। लेकिन उसका हाथ जो कभी कबीर के हाथों में बहुत बुरी तरह से बंधा पड़ा था और उसे पता था कि वो फिर से हार गई है, लेकिन अभी भी वो अपने गुस्से और अपने एरोगेंस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसे बहुत बुरी तरह से कबीर जो कि खींचते हुए अंदर की तरफ ले ही जा रहे थे, लेकिन तभी जरा अपने हाथ छुड़ाते हुए कहती है, खींच क्या रहे, आ तो रही हूं ना मैं कौन सा डरती थोड़ी ना हूँ, हाथ छोड़िए, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। अब ज़ायरा और उसके अंकल दोनों चेयर पर बड़े प्यार से बिठाए गए थे। दोनों को बांधा नहीं गया था, लेकिन बांधने की तरह ही वो बेचारे अपनी जगह से एक पल के लिए भी हिल नहीं सकते थे। ज़ारा जो कि एक बार मासूमियत से अपने अंकल की तरफ देखती और अपने एक कान को ले जा करके धीरे से अपने हाथों से पकड़ ली थी और अपनी मुंह से कोड़ते हुए कहती है, सॉरी, मेरी वजह से आप भी फंस गए ना। आना को पता चलेगा तो वो मुझ पर बहुत नाराज होगी। आई एम रियली सॉरी, पर आप परेशान मत होइए, मैं आपको बचा लूंगी, आपको कुछ नहीं होगा अंकल। लेकिन उसके अंकल जो कि अपने हाथों को ले जा करके धीरे से उसके सर पर रखते हुए कहते हैं, बच्ची हो तुम हमारी, और वैसे भी जयेश ने बहुत एहसान किया हमारे ऊपर, हम कभी नहीं भुला पाएंगे उसे। और मुझे पहुंचने में देर हो गई, इसी वजह से मैं तुम्हें बचा नहीं पाया बच्चे, मुझे माफ कर देना। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे इस बात का जरा भी गिला नहीं होगा। तभी इन सारी बातों को सुन करके कबीर जो कहते हैं, अगर ये प्यार भरी कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई तो थोड़े काम की बात कर ले। और फिर वो अपने ठीक बगल खड़े आदमी से कहते हैं, करण, इस बुड्ढे को यहाँ से लेकर जा। वैसे भी मुझे मेरे रूम में मेरे होने वाले बच्चे की माँ के अलावा और कोई नहीं चाहिए। जैसे ही ज़ारा ने यह सुना था उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी और फिर वो अपनी आंखें धीरे से ब्लिंक करती है और सामने की तरफ देखते हुए कहती है, आप जितना झटका एक ही बार में दे दीजिए ना, एक एक करके क्यों मुझे हार्ट अटैक दे रहे हैं? अब ये बच्चा कहाँ से आ गया? तभी कबीर जो कि उसकी तरफ धीरे से बेंड होते हुए उसके आरे आगे के कुछ बालों को पीछे की तरफ करते हुए कहते हैं, बच्चा तो होगा ही, ऑब्वियसली, हस्बैंड वाइफ के बीच बच्चा तो होता है ना। ये सुन करके ज़ारा कहती है, शादी करनी है मुझसे? शादी करने के लिए आप मुझे किडनैप किए? शादी करने के लिए सारा टेंट्रम्स किए? शादी करनी थी तो आराम से पूछ लेते, मैं हाँ बोलती थी बाबा। और वैसे भी इतने भी बुरे नहीं लगे थे आप मुझे शुरुआत में। वो बात अलग है कि अब मुझे खूनखार लग रहे हैं आप, अब नहीं करूंगी शादी। तभी उनके हाथ में जो राइफल था उसका पॉइंट वो ज़ारा के पेट की तरफ करते हुए कहते हैं, क्या कहा? वैसे प्रपोज करने का तरीका काफ़ी कैजुअल है। मतलब ऐसे अगर आप घुटने पर बैठकर अपने हाथ में रिंग बॉक्स लेकर उसे मेरी तरफ आगे बढ़ाते तो भी मैं शादी के लिए हाँ कर देती। ऐसा खूनखार प्रपोजल देने की क्या ज़रूरत थी मुझे? उसकी बातों को सुनकर कबीर जो कि उसकी तरफ थोड़ा सा बेंड होकर उसे घूरते हुए कहते हैं, मेरे हाथ में राइफल है, तुम्हारी तरफ पॉइंटेड है, उसके बाद भी इतनी बकवास कर रही हो? डर नहीं लग रहा? तभी ये सुनकर ज़ारा इधर उधर देखते हुए कहती है, अब कैसे बताऊं कितना डर लग रहा है, लेकिन बताऊंगी थोड़ी ना, डरने वालों में से थोड़ी ना हूं मैं। तभी ज़ारा कुछ सोचते हुए कहती है, वैसे
आपको मुझसे शादी करनी क्यों है? मेरी प्रॉपर्टी के लिए ही ना। अब देखिए, मेरी मॉम की तरफ से भी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई और मेरे डैड की तरफ से भी। कुल मिला जुलाकर 4 से 5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है मेरे नाम पर। उससे ही हथियाना चाहते ना मुझसे शादी करके। लेकिन आपको नहीं लगता आप थोड़े से बेवकूफ किस्म के बिजनेसमैन हैं? अगर आपको मेरी प्रॉपर्टी ही चाहिए तो मैं साइन तो करने के लिए तैयार हूं ना। आप साइन करवा के बात खत्म करिए। शादी करने की क्या जरूरत है? उस हिसाब से तो आपकी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम हो जाएगी। बाकी आप देख लीजिए आपको अपना घाटा करवाना है या नहीं। कबीर, जो कि उसकी बातों से थोड़े हैरान और थोड़े परेशान थे, और फिर अपने चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल लाकर मुझसे पूछते हैं, तुम्हें वाकई डर नहीं लग रहा? तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान को कितना खतरा है? अगर मेरा मूड घुमा तो मेरा ट्रिगर दब जाएगा, और अगर इस बंदूक का ट्रिगर दबा तो तुम्हारी जिंदगी खत्म। और उसके बाद भी तुम इस तरह से मुझसे बात कर रही हो। तभी ज़ारा कहती है, हाँ, मैं डरा करती थी, लेकिन उससे डरती थी जो मेरा दुश्मन हो। अब जिससे कभी खुद का बॉडी गार्ड बना करके हायर करके उसे इतनी डांट सुनाई हो, उससे क्या डरूं मैं? वो बात अलग है कि बाद में वो खुद ही थोड़ा खूंखार टाइप विलन निकल गया, मगर इट्स ओके। अब आदत हो गई आपसे बात करने की ऐसे। अब इज्जत तो नहीं दे पाऊंगी मैं आपको, और अगर इसकी उम्मीद रख रहे हैं ना आप, तो भाई मुझसे शादी मत करिए, मैं पहले मना कर रही हूँ। कबीर काफी झटके में खड़े हो गए थे ये सुन करके, जिससे ज़ाहरा भी थोड़ा सा अपनी मुट्ठी कस ली थी। जैसे उसे लगा था कि कहीं अचानक ही उसके सामने यमराज तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन अभी वो राइफल को साइड में करते हुए कहते हैं, शादी का जोड़ा भिजवा रहा हूं, तैयार हो जाना, और अगर तैयार होने में प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, मैं खुद आकर अपने हाथों से तैयार कर दूंगा। ये सुनकर ज़ाहरा, जो कि अपने चेहरे पर डरते हुए ही जबरदस्ती का स्माइल लाते हुए कहती है, काफी हेल्पिंग बिहेवियर है आपका, पर मुझे नहीं चाहिए इतना फेवर, थैंक यू, मैं खुद तैयार हो लूंगी। जैसे ही कबीर ये सुनकर के बाहर की तरफ निकले थे और दरवाजा बंद किए थे, ज़हर एकदम से खड़ी हो जाती है, और फिर जैसे ही वो अगल बगल देखती अपना फोन लेने के लिए कि वो जल्दी से इशिता से कांटेक्ट करे और पता लगाए कि आखिर ये आदमी उससे चाहता क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टी का तो कोई लालच नहीं नजर आ रहा था ज़ाहरा को यहाँ पर। और वो फोन ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन फिर उसे समझ में आता है, मेरी आंखों के सामने से फोन चुरा ले गए। गुंडे चोर मवाली भी लगते हैं। अब मैं क्या करूं? शादी कर लूं इनसे? ऐसे थोड़ी ना होता है। शादी है कोई मजाक नहीं, वो भी ज़ाहरा ओबेरॉय की शादी किसी कबीर राजन से। नो वे। अब मैं इशिता को कांटेक्ट कैसे करूं? थोड़ी ही देर में इसी तरह से ज़ायरा, जो कि इधर उधर परेशान होकर टहल ही रही थी, तभी उसके लिए कुछ स्टाफ जो कि अपने हाथ में सामान लेकर आ रही थी, जिसे देख करके ज़ायरा सबसे पहले तो उन सामान को एक साइड में रखती और उन स्टाफ से अपना हाथ बढ़ा करके फोन मांगते हुए कहती है, गिव मी योर फोन, आई सेड गिव मी योर सेल फोन। अब उसके कमांड को सुन करके आपस के स्टाफ जो कि कुछ खुसर फुसर करना शुरू कर दी थी, जो कि ज़ायरा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी ज़ायरा उन लोगों की बातों को सुनकर कहती है, ओ हेलो, क्या कीम तो अमड़े अमड़े कर रहे हो? मेरे को फोन दो, मुझे बात करनी है। और वैसे भी तुम्हारे जो बॉस हैं उनकी होने वाली, एक्चुअली जबरदस्ती की होने वाली वाइफ हूँ, तो इतना हक बनता है मेरा, कमांड दे सकते हैं और तुम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। कम ऑन, जस्ट गिव मी योर फोन। अब सारे स्टाफ अपना अपना फोन आगे की तरफ बढ़ा दिए थे। ज़ायरा उसमें से एक फोन लेते हुए कहती है, आई विश नेटवर्क आ जाए। और जैसे ही उसने फोन को चेक किया था, उसके सामने इस वक्त फुल नेटवर्क शो हो रहा था। तभी ज़ायरा कहती है, ये क्या चीटिंग है, मेरे फोन में तो एक भी नेटवर्क नहीं था, यहाँ पर तो पूरा पकड़ रहा है। कुछ तो लोचा है, खैर मुझे क्या। फोन करती हूँ इशिता को। नंबर क्या था उसका? वो जल्दी से उसके नंबर को याद करते हुए फोन डाल गई थी। दूसरी तरफ से इशिता, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि आखिर ये किसका नंबर हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी ज़ायरा की जान खतरे में थी, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और तुरंत ही फोन पिक करते हुए कहती है, कौन? दूसरी तरफ से आवाज आती है, तेरी माँ, कुछ हुआ क्या? कुछ पता चला? ये कबीर राजन चाहता क्या है मुझसे? शादी की बात कर रहा है यार। ये सुन करके इशिता, जो कि सारी बातों को भूल करके हंसते हुए कहती है, क्या शादी? हाँ, वो भी तुझसे? ऐसे भी क्या मजबूरी पड़ गई बेचारे की जो तुझसे शादी करना पड़ रहा है उसे? और शादी करने के लिए तुझे किडनैप करके लंदन लेकर गया था क्या? ये सुनकर
ज़ारा हल्का सा हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ हाँ, वाह, ये जाकर के मैं उससे पूछूंगी तो वो मुझे बता देंगे ना, जाओ पूछ लो उनसे। अबे तू बताना मुझे, उनका क्या इंटेंशन है? अगर कोई मुझे यहाँ पर उठा कर लाए तो ऑब्वियसली शादी करने के लिए तो नहीं लाया होगा, कुछ तो बड़ा झोल है। कहीं शादी करने के बाद ये मेरा बिजनेस तो नहीं करेंगे, या फिर हो सकता है मेरी किडनी, हार्ट और मेरा शरीर ही बेच दें तो। देख यार, मुझे ऐसा नहीं करवाना है। और मैंने तो उन्हें ज्यादा प्रॉपर्टी देने का लालच भी दिया, वो ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। 4-5 हजार करोड़ मिल रहे थे फ्री में, वो भी आराम से साइन कर देती मैं, क्योंकि मुझे अपनी जान की ज्यादा परवाह है। एम्पायर तो मैं बाद में बना लूंगी। तो सुन रही है ना इशिता? तब इशिता कहती है, अरे यार कुछ चेक कर रही थी। जहां तक इस कबीर राजन का मामला है ना, कुछ तो है इसकी लाइफ में जो बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हो उसे, मिस्टीरियस मिस्टीरियस है। कोई यशु करके बच्चा है जिसका वो बहुत ख्याल रखता है। उसके एडमिशन फॉर्म में भी कबीर राजन का ही साइन है। वो बच्चा नियर अबाउट 4 साल का है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तू जानती है किसी यशु को? यह सुनकर ज़ारा कहती है, तुझे क्या लगता है मैं कोई गूगल हूँ या चैट जीपीटी हूँ जो मुझे सबके बारे में पता होगा? मुझे क्या पता कौन यशु यार, जब मुझे कबीर राजन के बारे में नहीं पता जो कितने फेमस और इंटरनेट पर भी हैं, तो यशु के बारे में मैं क्या घंटा जानूंगी। इशिता भी अपने फिंगर को धीरे धीरे अपने गालों पर टैप करते हुए कहती है, समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, लेकिन मुझे लगता है तुझे 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। तू वक्त का इंतजार कर, जब सही वक्त आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी वो जो कह रहे हैं वही कर, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है अंकल के बॉडीगार्ड्स भी तुझे बचा तो पाए नहीं होंगे। ज़ारा कहती है, हाँ तुझे तो पूरी उम्मीद ही थी कि मैं नहीं बचने वाली। ज़ारा जो मुंह बनाते हुए कहती है, यार सारा टशन खराब हो गया मेरा। मैंने सोचा था कि वो बचा लेंगे, लेकिन वो भी नहीं बचा पाए। और अब आस पास मेरे घूरते हुए कुछ अजीब सी नन जैसी शक्ल की औरतें खड़ी हैं और मुझे कपड़ा पहनाने आई हैं। शादी का जोड़ा वो भी। इश्क तो मुझे शादी नहीं करनी थी यार, लंदन शादी करने के लिए थोड़ी ना आई थी मैं। इशिता जो कि उसके मजे लेते हुए कहती है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी तुझे भी तो ईशान पर क्रश आ ही रहा था, अच्छी बात है शादी कर ले उनसे। वैसे तो ज़ायरा की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, बैंड बजी हुई थी उसकी, लेकिन उसमें भी ना उसका मजाक खत्म हो रहा था और ना ही इशिता का। दोनों किसी बात को सीरियस लेती ही नहीं थी, और यही बात वहां के सामने खड़ी सारे स्टाफ्स नोटिस कर रही थी और आपस में ही दूसरे लैंग्वेज में बातें करते हुए कहती हैं, अजीब लड़की है, शादी होने जा रही वो भी ऐसे इंसान से, फिर भी देखो माथे पर जरा भी शिकन ही नहीं है, डर भी नहीं नजर आ रहा इसके चेहरे पर तो। लेकिन उन्हें कहाँ पता था, जहाँ ज़ायरा और इशिता हो वहां प्रॉब्लम्स भी अपने घुटने टेक देती है। चाहे प्रॉब्लम्स कितने भी हों, लेकिन इन लोग की मस्तीखोरी रुकती ही नहीं।